हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों ही टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल से स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब हमने मेटल को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है उसके ओर से, अब जो मेटल मिला है अब उसको क्या करेंगे, प्योर करेंगे। प्योर कैसे करते हैं, अब देखो। The metal produced by various reduction processes described above are not very pure. वो pure नहीं होते. They contain impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining impure metal is electrolytic refining. तो मेथड जिससे हम प्योर करते हैं मेटल्स को, मेनली वो कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड को आपको डिटेल में अच्छे से याद करना है, समझना है, ये एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इनको इलेक्ट्रोलिटिकली हम प्योर करते हैं। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, द इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड। साइड पिक्चर में भी देख सकते हो आप। अब फॉर एग्जांपल हमें कॉपर को प्योर करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों रोड कॉपर की होगी, एनोड पर भी कैथोड पर भी। लेकिन जो एनोड पर रोड होगी वो इम्प्योर मेटल की होगी कॉपर के, और जो कैथोड पर रोड होगी वो प्योर मेटल ऑफ कॉपर की होगी। ठीक है। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं। In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode. कैथोड पर हम थिन स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की, और एनोड पर उसी मेटल की इम्प्योर, जिसको हमें प्योर बनाना है। सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाएगा उसके, वो कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, जिसकी रोड है। फॉर एग्जांपल कॉपर की रोड है तो कॉपर का ही सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने। द अपरेटस इज सेटअप एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया वैसे अपरेटस कर देंगे। एक वायर लगाएंगे, की लगाएंगे, बैटरी सेल लगा देंगे उसके ऊपर, राइट। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, करंट पास करने से, इलेक्ट्रोलाइट से जब हम करंट पास करेंगे, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, जो एनोड से प्योर मेटल होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। एंड एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और वो सारा फिर जो प्योर मेटल एनोड से निकल कर आया, सॉल्यूशन के अंदर गया, वो सारा मेटल कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। ठीक है। एंड द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी। वेयर एज द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ हो जाएगी, एनोड के नीचे ही, एज एन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी एनोड मड की फॉर्म में ही यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। और इस तरह से हमें क्या है, प्योर मेटल है वो हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चा। देखो क्वेश्चंस है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल क्या होता है, मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी लास्ट क्लास में, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर देखें। मिनरल और गैंग, तीनों की डेफिनेशंस मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी। गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। और क्या होता है, वो मिनरल जिससे हम मेटल को आसानी से निकाल सके। और मिनरल क्या होता है, जो अर्थ से हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं मेटल के। नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, टू मेटल्स के नाम बताने हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से अगर हमें मेटल निकालना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये सब कुछ डिस्कस हुआ था। रिडक्शन मेथड, हम उनकी रिडक्शन कर देते हैं बाय कार्बन। जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं उनको कार्बन के साथ रिडक्शन करवा देते हैं, या फिर सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम इनके साथ रिडक्शन करवा देते हैं। तो बाय रिडक्शन मेथड और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके ऑक्साइड फॉर्म से निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, पढ़ा है आपने, जंग लगना, किस चीज़ का ख़राब हो जाना। सो यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1।
ये इम्पॉर्टेंट है, इससे भी 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, 2 मार्क्स के। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद अगर उसको एयर में रखते। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, अब यही पूछेंगे आपसे भी, वो ब्लैक क्यों हो जाते हैं, क्या है उसके ऊपर, ऐसा क्या लग जाता है। दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि सिल्वर के ऊपर किसकी कोटिंग हो जाती है, सल्फर की, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। सेकेंड है कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कॉपर है नेचर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है एंड स्लोली लूजेज द शाइनी ब्राउन सरफेस, और अपनी ब्राउनिश सरफेस है उसको लूज़ कर देता है एंड गेन्स अ ग्रीन कोट, और ग्रीन कलर का हो जाता है। सो दिस ग्रीन सब्सटेंस, ये ग्रीन सब्सटेंस कौन है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि ग्रीन कलर की जो लेयर आई वो कौन सा कंपाउंड बना वहाँ पर, कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है वो कौन से कंपाउंड की होती है, सिल्वर सल्फाइड की। थर्ड है आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ये आयरन का तो सबको पता है, आयरन जब मॉइस्ट गीला हो जाता है या हवा में रह जाता है तो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है, और उस ब्राउनिश कलर की लेयर को क्या बोला जाता है, रस्ट। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा और इसकी ये पढ़ेंगे अब इस टॉपिक में, नेक्स्ट वाले में, कि रस्ट लगता कब है, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है इसके लिए। ये भी एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, राइट डाउन द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रस्ट। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है, देखो, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। आपने 3 टेस्ट ट्यूब ली, तीनों में हमने आयरन नेल रख दी, लेबल इनको A B C नाम दे दिया। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट। कुछ पानी डालेंगे टेस्ट ट्यूब A के अंदर और ऊपर से कॉर्क कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे। सेकंड में क्या किया, पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब B के अंदर बॉइल्ड पानी ले लेंगे एंड ऐड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल, और उसके ऊपर ऑयल डालेंगे 1 ml एंड कॉर्क इट। द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। ऑयल क्या करता है हमें पता है, पानी के ऊपर लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने से क्या होगा, ऊपर से एयर नहीं लगेगी, यानी कि अब जो हमारी आयरन नेल है उसको एयर नहीं लगेगी। ठीक है, थर्ड में क्या किया, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C एंड कॉर्क इट। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालिए। क्या काम होता है कैल्शियम क्लोराइड का, बता सकते हो आप। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है कि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके आसपास जो भी पानी होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, तो यानी कि, और ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया। तो अब क्या होगा, जो इसके अंदर आयरन नेल है ना तो उसके पास पानी है ना ही एयर लगेगी, इफ़ एनी फ्रॉम द एयर। लीव दीज टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए इनको रख देंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, जो आयरन नेल है सिर्फ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वाली आयरन नेल पे रस्ट लगा, बाकी दोनों ट्यूब्स पे रस्ट नहीं लगा, वो जैसी थी वैसे की वैसी रही। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो क्या था, वाटर था, और उसको बंद कर दिया था। बंद किया तो एयर तो कुछ तो होती है उसके अंदर, ट्यूब के अंदर, जो बंद करने से पहले थी वो तो अंदर फिल हो गई ना, तो ये दोनों थी, इस वजह से उसको रस्ट लग गया, पानी और एयर की वजह से। सेकंड केस में क्या हुआ, पानी में तो है लेकिन ऑयल होने की वजह से जो ऊपर एयर प्रेजेंट है वो एयर पानी के अंदर नहीं जा पाई, तो सिर्फ पानी से क्या हुआ, पानी से उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ आयरन नेल के ऊपर, तो उसको रस्ट नहीं लगा। ठीक है, थर्ड केस में क्या हुआ, ना वहाँ पानी है, पानी नहीं है, एयर है, तो सिर्फ अकेली एयर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, उसको फिर भी रस्ट नहीं लगा। तो इन तीनों से हमें क्या पता लग रहा है, तीनों ऑब्जर्वेशन से, कि रस्ट लगने के लिए दोनों कंडीशंस की नीड है, एयर और वाटर दोनों का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी एब्सेंट होगी तो आपकी जो आयरन नेल है वो ख़राब नहीं होगी, वो रस्ट नहीं लगेगा। तो अगर आप किसी एक चीज़ से भी प्रिवेंशन कर लेते हो आयरन नेल की, तो आपकी आयरन नेल है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, वो ख़राब होने से बच जाएगा। समझ आया सबको? तो पढ़ते हैं एक बार इस टॉपिक को इनकी लैंग्वेज। यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब A बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब B एंड C। B और C में नहीं हुई। इन द टेस्ट ट्यूब A द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। A में दोनों लग रहा है इसको, एयर भी और वाटर भी। इन द टेस्ट ट्यूब B द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर। टेस्ट ट्यूब B के अंदर नेल्स हैं, उसको
पानी लगा हुआ है, एंड द नेल इन टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज टू ड्राई एयर, सी के अंदर एयर मिल रही है उसको. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट. तो क्या कंडीशंस हैं? दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर. ठीक है, इफ़ एनी वन थिंग इज एब्सेंट फ्रॉम टू देन इट विल नॉट रस्ट. क्लियर. नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कैसे बचाएं? वही ये कोरोजन से कैसे बचाएं, या तो हवा को रोक दें या पानी को रोक दें उस ऑब्जेक्ट में जाने के लिए. सो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज. ये सब मेथड से हम रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं. इस टॉपिक में भी आपको ये पूछेंगे भी कैसे बचाएं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं. गैल्वेनाइजेशन भी एक मेथड है जिससे हम बचा सकते हैं. सो गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पूछी जाती है. स्टील और आयरन को बचाने के लिए होती है फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. उनको जिंक के साथ कोटिंग करने पे क्या होता है, फिर जो आयरन और स्टील है वो जर लगने से उसके ऊपर बच जाता है, उसके ऊपर जंग नहीं लगता. द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ़ द जिंक कोटिंग इज़ ब्रोकन. तो जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल है जिसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग की है वो क्या हो जाता है, फिर बच जाता है इस तरह से. कैन यू रीज़न दिस आउट. तो बता सकते हो ऐसे कैसे बच जाता है जो नीचे आर्टिकल है, कैसे बचेगा? क्योंकि जब भी हवा या पानी लगेगा पहले जिंक रिएक्ट करेगा उसके साथ, जिंक की कोटिंग ख़त्म होगी, तो जो इसके नीचे आयरन है या स्टील है वो क्या ख़राब होने से बच जाता है. तो ये गैल्वेनाइजेशन मेथड इस तरह से कोरोजन होने से बचाता है चीज़ों को. नेक्स्ट है मेथड एलोइंग. एलोइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. एलोइंग क्या होता है? एलोए, एलोए पढ़ा है ना. एलोइंग होता है कि मेटल और नॉन मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है और जिस वजह से उनकी जो कैपेसिटी होती है ख़राब होने की वो कम हो जाती है, बहुत लाइफ उनकी इंक्रीज़ हो जाती है. वी कैन गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ बाय दिस मेथड. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट. लेकिन हम आयरन को कभी प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते. दिस इज़ बिकॉज, अब क्यों, ये क्वेश्चन बन सकता है, वाई आयरन इज़ नॉट यूज्ड इन प्योर स्टेट. दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजली व्हेन हॉट. बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे ही हम उसको खींचेंगे वो क्या हो जाए, गर्म करेंगे वो स्ट्रेच हो जाएगा. बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. लेकिन अगर इसको हम कार्बन के साथ ऐड कर दे, कार्बन ऐड कर दें इसके अंदर थोड़ा सा, तब ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है. व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, जब आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं, वी गेट स्टेनलेस स्टील एंड विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट. तो ये भी पूछ सकते हैं स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बनी है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम से. ठीक है. दस इफ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस इट्स प्रॉपर्टी changes. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. हम क्या प्रॉपर्टी, किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं. कैसे? उसको किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal. अब जो सब्सटेंस हमने ऐड किया वो मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटल भी हो सकता है. सो एन एलोए, एलोए की डेफिनेशन है देखो. एन एलोए इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को भी इसमें मिक्स किया जा सकता है या फिर मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स किया जा सकता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिज़ोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो कैसे बनाए जाते हैं एलोए? पहले जो भी मेटल है उसको मेल्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हमें जो दूसरा मेटल डालना है या नॉन मेटल डालना है उसको भी डाल देंगे. इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, फिर उसको कूल किया जाता है. ठीक है. तो इस तरह से क्या है, हम मेटल की लाइफ को इंक्रीज़ कर देते हैं बाय एलोइंग. अब ये डू यू नो है, ये डू यू नो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं. प्योर गोल्ड नॉन एज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट. सबको ये पता होगा शायद कि जो प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है.
सो इट इज़ देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ एलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो इसीलिए इसको इसके अंदर क्या डालते हैं, कुछ अमाउंट में सिल्वर या कॉपर डालते हैं ताकि ये हार्ड बन जाए। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इंडिया के अंदर हम ज़्यादातर अपने ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज़ एलॉयड विद 2 पार्ट ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या हुआ कि 22 पार्ट उसमें गोल्ड का है और 2 पार्ट उसमें क्या होगा, या तो कॉपर ऐड किया हुआ है या सिल्वर ऐड किया हुआ, तो वो बिल्कुल प्योर नहीं होता। ठीक है। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, अगर एक मेटल हमारे पास मरकरी है, देन द एलॉय इज़ नोन एज एन अमलगम। ठीक है, ये याद रखना है। अमलगम क्या होता है, अगर हमारे पास एक मेटल मरकरी है और उसके अंदर हम कोई और मेटल ऐड कर रहे हैं या नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं, तो उस एलॉय को क्या बोला जाएगा, अमलगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। ये भी पूछते हैं कि जो एलॉय होती है उसकी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल से ज़्यादा होता है, कम होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रास एंड एलॉय ऑफ ब्रास किससे मिलके बना है, ये आपको याद रखने हैं बच्चों कि ब्रास किससे मिलके बना है, कॉपर और जिंक से मिलके बना है। स्टील हमने ऊपर पढ़ा था, स्टील किससे मिलके बना था, आयरन के अंदर हमने निकल और क्रोमियम ऐड किया तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ब्रास कैसे बनता है, कॉपर और जिंक के कम्बिनेशन से। ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है, कॉपर एंड टिन के कम्बिनेशन से। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर नहीं है। वेयर एज कॉपर, लेकिन जबकि कॉपर जो था जिनसे ये दोनों बने हैं, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। सोल्डर भी एक एलॉय है, ये भी याद करना है आपने। सोल्डर किससे मिलके बना होता है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन के कम्बिनेशन से। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। ठीक है, वेल्डिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मेनली ये भी याद रखना है कि जो एलॉयज़ होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी है वो मेटल से कम होती है। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। The iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. जो आयरन पिलर बना हुआ है दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार में, वो 1600 साल पहले का बना हुआ है और आयरन का बना हुआ है, लेकिन उसको अभी तक रस्ट नहीं लगी। देखो 1600 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसा क्यों? दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि 1600 साल हो गए हैं वो पिलर बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है अब तक, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई प्रोसेस डेवलप की जिससे आयरन को रस्ट ना लगे। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज़ बिन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं अब तक जानने की भी ऐसा क्या इसमें मिक्स किया गया है, ऐसा क्या है इसमें कि ये रस्ट नहीं हुआ अब तक। 1600 ईयर्स हो गए हैं। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाई एंड वेज 6 टन्स, यानी कि 6000 किलोग्राम का वो है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है। मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। इनको किस मेटल्स के साथ हम रिएक्शन इनकी करेंगे ऑक्साइड्स की। जिंक से ऊपर जो मेटल है हम कोई भी लिख सकते हैं, उससे कर सकते हैं। मैग्नीशियम से ऊपर है जो वो लिख सकते हैं मैग्नीशियम के साथ, और कॉपर ऑक्साइड से जो ऊपर है कॉपर। इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आप जब रिएक्शंस बनाएंगे तो उससे पता लग जाएगा। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड ईजली, कौन से मेटल हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते, वो लिखने हैं आपको। एंड व्हाट आर एलॉयज़। ठीक है, एलॉयज़ क्या होते हैं ये हमने पढ़े थे। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।